Hello students, welcome back. Students, in today's video lecture, we are going to cover current affairs from 13th of July to 16th of July. In our previous video on current affairs, we covered lectures till 12th of July. तो आज आइए आगे बढ़ते हैं. So the main topics that we are going to discuss today are these. I obtained these topics from different newspaper articles including The Hindu, Down to Earth website, ORF website. Okay, so let's begin. There was this article in news titled as The Critical Role of Minerals in the DRC Rwanda Peace Agreement. रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो दो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है. ओके, सो इस आर्टिकल के अंदर कुछ मिनरल्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन थी. तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये जान लें कि जो डीआरसी और रवांडा के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट था ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रवांडा के बीच, ये मिनरल्स को लेके भी था कि इन दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर के आसपास कुछ इलाका है, तो दोनों कंट्रीज़ क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा रीजन है. सो बिकॉज दैट पर्टिकुलर रीजन इज रिच इन मिनरल्स. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल था. तो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन मैं आपको बस यही बताऊंगा कि मिनरल्स जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी का. तो देखिए, एक पीवाईक्यू देखते हैं. सबसे पहले 2023 में ये पीवाईक्यू आया था, यूपीएससी ने पूछ लिया था मिनरल्स के ऊपर. अबाउट 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicle, is produced by. So the correct answer for this question is C option. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोबाल्ट होता है ना, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में होता है, 3/4. तो ये क्यों था उस टाइम पे भी, ये सवाल इसलिए आया था, उस टाइम पे भी रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच लड़ाई चल रही थी और अब उन्होंने ये पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है. तो इस आर्टिकल के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट कोल्टन रिजर्व्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी ऑप्शन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो. ये जो कोल्टन है ना, कोल्टन, ये भी एक मिनरल है. ओके, ये आपको एनसीईआरटी में और इधर उधर देखने को भी नहीं मिलेगा, इस आर्टिकल में था. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्री कोल्टन सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास रिजर्व्स हैं और प्रोड्यूस करता है, तो वो डीआरसी है. और रवांडा जो है, इट रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ कोल्टन प्रोडक्शन. ओके, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इसके पास सबसे ज़्यादा कोल्टन है दुनिया में. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कोबाल्ट का, जो हमने नीचे पीवाईक्यू में देख भी लिया. दुनिया का 76% ऑफ कोबाल्ट रवांडा के पास ही है. अब जो कोल्टन है ना, इसके मेन एलिमेंट्स हैं कोलम्बाइट एंड टेंटेलाइट. दिस कोलम्बाइट कंटेन्स नियोबियम, और जो ये टेंटेलाइट है ना, इसके अंदर टेंटेलम होता है. तो ये बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स हैं. अब इनका यूज क्या है टेंटेलम और कोलम्बाइट का? ये जो टेंटेलम है ना, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जो क्या बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, उनके अंदर इनका बहुत ही लार्ज स्केल यूज़ है. जो टेंटेलम है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल्टन से. और जो ये टेंटेलम है ना, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट to heat and corrosion, and it is used to make capacitors and high performance electronics such as smartphones, laptops, medical devices, military equipments. तो ये यूज़ देख लीजिए आप. अब जब ये इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, तो ये नेचुरल है कि नेशन स्टेट्स क्लेम करेंगे कि वो पर्टिकुलर रीजन हमारा है, वो रिसोर्स हमारा है, इसलिए कन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा. ओके, सो मेन चीज़ आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख ली, कोल्टन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. अब द हिंदू न्यूज़पेपर जो था ना, उसमें ये आर्टिकल न्यूज़ में था, ये न्यूज़ आई थी, रीचिंग जरावा ट्राइब ऑफ अंडमान आइलैंड्स फॉर सेंसस विल नॉट बी टफ. ये जरावा ट्राइब जो है ना, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलती है. ओके, बट इसके ऊपर मैंने जो एमसीक्यू फ्रेम किया है, उसको पढ़ने से पहले हम एक पीवाईक्यू देखते हैं ट्राइब्स के ऊपर. कैसे यूपीएससी का जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, ये फेवरेट टॉपिक है. हर 1-2 साल में एक आधा एमसीक्यू आपको देखने को ही मिलता है. सो बिफोर रीडिंग दिस एमसीक्यू, हम पीवाईक्यू देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया. PVTGs reside in 18 states
एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये जो पीवीटीजीज हैं ये इंडिया के 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में है। ए स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। अगर आपको किसी ट्राइब को पीवीटीजी स्टेटस देना है तो उसका एक क्राइटेरिया ये है कि उसकी पॉपुलेशन में या तो डिक्लाइन होना चाहिए या स्टेगनेंट यानी कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ट्रेंड दिखता है तो हम उसे पीवीटीजी लेबल कर देंगे। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। इंडिया में 95 पीवीटीजी हैं अभी तक। एंड फोर्थ इज Irullar and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs. See, the correct answer for this MCQ is option 1, 2 and 4. So C is the correct answer. 3 is wrong because there are 75 PVTGs in India. लेकिन ये जो PYQ जो 2019 में पूछा गया था इसको सोल्व करवाने का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लिंक कर पाएँ। अब देखिए कैसे ये न्यूज़ में है इस बार जरावाज, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, क्यों ना, क्या पता इसी के ऊपर सवाल आ जाए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जरावा ट्राइब इज क्लासिफाइड एज पीवीटीजीज। जो जरावा ट्राइब है उसको ये पीवीटीजी का जो स्टेटस है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ये दिया गया है। ऑल द ट्राइब्स फाउंड एट अंडमान एंड निकोबार आर क्लासिफाइड एज पीवीटीजीज। जितनी भी ट्राइब अंडमान और निकोबार में मिलती हैं क्या सारी की सारी के पास पीवीटीजी स्टेटस है? सारी की सारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गिव्स पीवीटीजी स्टेटस टू ट्राइब्स। जो पीवीटीजी स्टेटस दिया जाता है ट्राइब्स को वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स देती है। अब आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली 1, ओनली 2, ऑल या नन। सी द करेक्ट स्टेटमेंट or the correct answer for this MCQ will be only one, and that is option number first। जो जरावाज हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बट जो अंडमान और निकोबार में जितनी भी ट्राइब्स हैं ना वो सारी की सारी पीवीटीजी नहीं है। अंडमान और निकोबार के अंदर देर इज दिस ट्राइब कॉल्ड एज निकोबारियन ट्राइब और निकोबारीज ट्राइब। एक निकोबारीज ट्राइब है, दैट ट्राइब इज नॉट क्लासिफाइड एज पीवीटीजी। इस ट्राइब के पास पीवीटीजी स्टेटस नहीं है, आप याद रखेंगे। सो अंडमान और निकोबार में सारी की सारी ट्राइब्स पीवीटीजी नहीं है। निकोबारीज ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जिसके पास ये स्टेटस नहीं है पीवीटीजी का। थर्ड स्टेटमेंट इज पीवीटीजी स्टेटस जो है ना इट इज नॉट गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है ना वो देती है ये स्टेटस, ना कि माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख भी दिया है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, वहाँ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना। वैसे मैंने बता दिया है आपको। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज़, हमने पीवाईक्यू से लिंक करके देख लिया। अब मूविंग अहेड, अब अगेन द हिंदू का एक आर्टिकल पिछले 3-4 दिनों में न्यूज़ में था, एक न्यूज़ that Australia hosts large drills involving 19 nations with chances of Chinese scrutiny। ऑस्ट्रेलिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई है। एक्सरसाइज का नाम है टेलिस्मैन सैब्रे। सो आप याद रखेंगे ये टर्म टेलिस्मैन सैब्रे, स्टार बना दिया है, आप याद रखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये शुरू ना यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2005 में हुई थी और ग्रेजुअली डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें जो याद रखना है वो ये है कि इंडिया भी इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो आप टेलिस्मैन सैब्रे याद रखेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इस आर्टिकल में हमें एक न्यूज़ और मिली है, वो मैं एक पीवाईक्यू पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या है। देखिए एक बार क्या है, आज से 3-4 साल पहले यूपीएससी ने एक एमसीक्यू पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू निकोबार। जो निकोबार है ना अंडमान और निकोबार में, ग्रेट निकोबार, इन नीचे जो नाम दिए गए हैं इनमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन है निकोबार के जोग्राफिकली? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सुमात्रा। यानी कि यूपीएससी हमसे ये भी पूछ लेता है कि कौन से आइलैंड, कौन से नेशन स्टेट से कौन सा कंट्री या कौन सा सिटी कितना दूर है, कितना पास है, तो इसका आंसर है सुमात्रा। अब
इसी आर्टिकल के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पास ज्योग्राफिकल टर्म्स में इनमें से कौन सा है? न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स, पैपुआ न्यू गिनिया। बताइए। सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज पैपुआ न्यू गिनिया। जो पैपुआ न्यू गिनिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से सबसे पास है, इसकी डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू न्यूजीलैंड, फिजी और सोलोमन आइलैंड्स। और ये जो फैक्ट है ना, ये यहाँ मिला है, यहाँ पैपुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलियाज नियरेस्ट नेबर। देख लिया आपने? तो हमें ये फैक्ट यहाँ से पता चला। फिर हमने इसको स्टैटिक से लिंक किया कि कैसे ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट एमसीक्यू भी पूछ लिए जाते हैं, और एक एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। ओके, तो इस पीस ऑफ न्यूज से हमें पता चला टेलिस्मैन सैबर मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और पैपुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे क्लोजेस्ट नेबर है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट्स में बताएंगे मेरे को कि ऑस्ट्रेलिया को और पैपुआ न्यू गिनिया को सेपरेट कौन सी वाटर बॉडी करती है। ऑस्ट्रेलिया और पैपुआ न्यू गिनिया के बीच में एक वाटर बॉडी है, तो कौन सी वाटर बॉडी इन दोनों के बीच है जो इन दोनों को एग्जिस्ट करती है? जैसे इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट सेपरेट करती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और पैपुआ न्यू गिनिया को कौन सी करती है, आप बताएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब डाउन टू अर्थ पे एक ये आर्टिकल था, घाना स्टडी फ्लैग्स हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन इन केटा लेगून फिश, हाई कैंसर रिस्क फॉर चिल्ड्रन। घाना के अंदर एक ये केटा लेगून है, वेटलैंड्स है ये, तो यहाँ पे जो फिश है ना, वो उनके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, और जो उन फिश को जो कंज्यूम करता है उनके भी कैंसर हो जाता है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो यहाँ से अगर कोई एमसीक्यू बनता है ना, वो ये होगा कुछ इस तरीके का, केटा लेगून वेटलैंड्स ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से कंट्री में है केटा लेगून? तो ये यहीं से पता लग रहा है, द करेक्ट आंसर विल बी घाना। तो आप याद रखेंगे। ओके, एक इजी सा क्वेश्चन था, आसान सा फैक्ट है, याद रखेंगे। केटा लेगून रेमसर साइट है घाना में, अगर आ जाए तो आप याद रखेंगे इसे। मूविंग अहेड, अब द हिंदू में ना एक ये एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ थी, फेमस फॉर इट्स राइनोज, काजीरंगा रिकॉर्ड्स हाई डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स इन सर्वे। ओके, अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानने से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रासलैंड बर्ड्स क्या होते हैं। सिंपल टर्म्स में ग्रासलैंड बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो अपनी नेस्टिंग ना ग्राउंड पे करते हैं। जो मैदान होता है ना, ग्राउंड, जमीन दो होती है, वहाँ पे घोंसला बनाते हैं, वहीं पेड़ के ऊपर नहीं बनाते हैं। सिंपल टर्म्स में ग्रासलैंड बर्ड्स उन्हें बोलेंगे हम। अब ये आर्टिकल इतना, ये पीस ऑफ न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, इसको पहले एक पीवाईक्यू की मदद से देखते हैं। देखिए, यहाँ बर्ड्स की बात हुई है, बर्ड्स की, और देखिए यूपीएससी ने ना एक पूछा हुआ है एमसीक्यू बर्ड्स के ऊपर। इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स stalking alongside the cattle to seize insects disturbed by their movement through grasses. Which of the following are such birds? अगर आप मतलब कंट्री साइड में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ पक्षी ना, जो कैटल होती है, गाय भैंसें होती हैं या भेड़ बकरियां होती हैं, उनके पीछे चल रहे होते हैं। और किस पर्पज से चलते हैं कि जैसे ये गाय भैंस चलेंगी ना तो घास उखड़ेगी और उनमें से जो इंसेक्ट होगा उसे हम खाएंगे। तो ऐसा कौन सा पक्षी है वो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख सकते हैं बर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेंटेड स्टोर्क, कॉमन माइना, ब्लैक नेक्ड क्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। जो ये कॉमन मैना है ना, ये करती है ये काम जो यहाँ दिखा हुआ है, इंसेक्ट्स उठाती है ग्रासिड से, उन ग्रासिड से जिनको कुचल दिया जाता है कैटल द्वारा। अब इस एमसीक्यू के बेसिस पे मैंने जो एमसीक्यू फ्रेम किया है इस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन से, उसको देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर ग्रासलैंड बर्ड्स। जो ये नाम दिए गए हैं ना बर्ड्स के, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रासलैंड बर्ड है। बंगाल फ्लोरिकन, फिन्स वीवर, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल।
सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज डी ऑप्शन 1 2 3। ये तीनों के तीनों ही जो बर्ड्स हैं, बेंगोल फ्लोरिकन, फिन्स वीवर, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल, ये तीनों के तीनों ही ग्रासलैंड बर्ड्स हैं। तो आप इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे। अब ग्रासलैंड बर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो बर्ड्स होते हैं जो अपना घोंसला ग्राउंड पे बनाते हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जो घास होती है उसमें छुपा देते हैं अपने घोंसले को। एज वेल एज फोरेजिंग, यानी ये अपना फूड हो गया, जैसे बीज हो गए, कुछ कीड़े हो गए, उन सबको उठाते हैं कहाँ से, ग्रासलैंड से। यानी ये वो बर्ड्स हैं जो ट्री पे नहीं रहते। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई थी, ये यहाँ पे दी हुई थी। आर यू वेटिंग? ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल, मार्स बेबलर, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, जेरडोन्स बेबलर एंड स्लेंडर बिल्ड बेबलर, ये सारे जो बर्ड्स हैं ये क्या हैं, ग्रासलैंड बर्ड्स हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ से मिली। ये फिन वीवर, जो फिन वीवर है ना, फिन वीवर, ये देखिए ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये ऑप्शन मैंने यहाँ से पिक किया। तो हमने इस न्यूज़ पे भी इम्पोर्टेंट जो था हमारे प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनता है वो कवर कर लिया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। By 2050, climate change could break 90% of wild vanilla's natural link with its pollinators। यानी 2050 तक दुनिया में 90% ऑफ वाइल्ड वेनिला दुनिया से गायब हो जाएगा। अब ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखिएगा 2024 में ना कॉफ़ी क्राइसिस आया था दुनिया में। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कॉफ़ी और कोकोआ के ऊपर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोआ प्रोडक्शन कहाँ होता है। कॉफ़ी के अंदर यूज़ होता है ना कोकोआ का, तो कोकोआ कहाँ बनता है, तो कोस्टा रिका और इनके ऊपर सवाल आ गया था। तो इसी के बेसिस पे इस आर्टिकल से जो मेरे को न्यूज़ पता चली वो है, विच अमंग्स द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेनिला। वेनिला का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है दुनिया में? मोजेम्बिक, मेडागास्कर, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया। सी द करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। जो मेडागास्कर है ना, वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनिला होता है। अब आपको पता ही है वेनिला तो हम आइसक्रीम खाते हैं, वहाँ भी यूज़ होता है। यानी वेनिला इतना इंपॉर्टेंट है कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के सर्वाइवल पे मतलब वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जो आइसक्रीम बनाते हैं और जो मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनमें तो खूब यूज़ होता है। पूरी फूड इंडस्ट्री वेनिला पे टिकी हुई है। तो वेनिला सबसे ज़्यादा मिलता है मेडागास्कर में। इस आर्टिकल से ये पता चला, डाउन टू अर्थ पे था। मूविंग अहेड, जिम्बाब्वेज लिथियम इज इन डिमांड फॉर मेकिंग बैटरीज, हाउ टू मेक श्योर बेनिफिट्स फ्लो टू द लोकल इकोनॉमी। जिम्बाब्वे में जो लिथियम रिजर्व्स हैं, तो यहाँ से ये पता चला है कि जो जिम्बाब्वे है ना, वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं लिथियम के। तो क्वेश्चन बनता है, विच अमंग्स द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिथियम ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड स्केल पे नहीं है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व किसके पास हैं? सो द करेक्ट आंसर इज जिम्बाब्वे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक PYQ दिखाता हूँ। हियर इट इज़, ये देखिए 2025 में क्वेश्चन आया है। एक तरफ कंट्रीज़ का नाम है, दूसरी तरफ पूछा हुआ है रिसोर्स रिच। बोत्सवाना डायमंड करेक्ट, चिली लिथियम करेक्ट, इंडोनेशिया निकल करेक्ट, ऑल द थ्री। तो जो 2025 में जो ये MCQ आया है मिनरल्स के ऊपर, इसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो आप याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लिथियम मिलता है जिम्बाब्वे में। ओके, अब मूविंग अहेड, ये एक और आर्टिकल था। रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी यूजेज स्कैनर्स फॉर ईजियर स्पीसीज डिटेक्शन इन द वाइल्ड। एक टेक्नोलॉजी आई है जो क्या है, डिटेक्ट कर लेती है किसी भी स्पीसीज को कि ये कौन सी स्पीसीज है, अगर वो मतलब जंगल में भी है तो भी। क्वेश्चन है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी एम्प्लॉयड फॉर विच अमंग्स द फॉलोइंग पर्पजेस। जो ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसके इनमें से क्या क्या यूज हो सकते हैं? मेजरिंग फूड क्वालिटी, मॉनिटरिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, स्पीसीज डिटेक्शन इन द वाइल्ड। बताइए, ऑप्शन इज A 1 ओनली, B 1 and 2, C 2 and 3 एंड D is 1 2 3।
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी ऑप्शन। जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ये तीनों काम करती है। फूड की क्वालिटी भी बता देगी आपको, ऑक्सीजन लेवल क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो भी मॉनिटर कर लेगी, एज वेल एज जैसा टाइटल की हेडिंग है स्पीसीज डिटेक्शन में भी इसका काम लिया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एमसीक्यू, हर बार एक एमसीक्यू आता है तो आप इसे याद रखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, मेजर करती है रिफ्लेक्टेड लाइट को, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट ना एक तरीके का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर प्रोड्यूस करती है। ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कुछ ऐसा समझिए आप, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना हमारे, वैसे ही स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के। तो उन वाइल्ड एनिमल्स के ना ऊपर ये टेक्निक जो होती है किसी डिवाइस में लगा दी जाती है और उनके ऊपर ये लाइट थ्रो करती है, और फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है ना उससे ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑब्टेन कर लेती है और फिर बता देती है ये कौन सी स्पीसीज है। तो आप याद रखेंगे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या यूजेस हैं ये तीनों। ओके, अब मूविंग अहेड, डाउन टू अर्थ पे ये आर्टिकल था, कोल माइनिंग अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र टाइगर कॉरिडोर। महाराष्ट्र में एक टाइगर कॉरिडोर है, वहाँ पे ना कोल माइनिंग अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने। तो देखिए ये ऐसा जो अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है तो अब कोल माइनिंग होगी, कोल माइनिंग एक्टिविटी से वाइल्ड लाइफ है उसके सर्वाइवल पे सवाल तो खड़ा होता ही है, नुकसान होता है वाइल्ड एनिमल्स को, उनके जो फूड चेन डिस्टर्ब होती है ना। तो इस आर्टिकल में मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बट इसको पढ़ने से पहले हम एक PYQ देखते हैं कि किस तरीके से टाइगर रिजर्व्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी द्वारा। एक PYQ में ये पूछा गया दैट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, डेम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, सारामती पीक नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली कौन सा मैच्ड है। सो डेम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में ही है, ओके। गुमती सिक्किम में है, नो। जो ये गुमती है ना, गुमती इट इज़ इन त्रिपुरा, आप याद रखेंगे ये फैक्ट, त्रिपुरा ये PYQ है। और सारामती पीक इज इन नागालैंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन 1 and 3 ओनली। तो इस MCQ के बेसिस पे मैंने ये ऊपर MCQ फ्रेम किया है जो इस आर्टिकल में मेरे को फैक्ट मिले। विच अमंग्स द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ये जो तदोबा अंधेरी है ये महाराष्ट्र में है। कन्हार गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन बिहार, तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन छत्तीसगढ़। सो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1, डी ऑप्शन। तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, और जो कन्हार गांव और तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, दीज आर ऑल्सो इन महाराष्ट्र। ये तीनों के तीनों जो नाम है ये सारे के सारे महाराष्ट्र में है। तदोबा अंदौरी राइटली मैच्ड है, बिहार और छत्तीसगढ़ मैंने गलत लिख दिया था ताकि आप रिटेन कर सकें। कन्हार गांव और तिपेश्वर याद रखेंगे आप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ओके। एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है मैंने, ऑल ऑफ दीज आर इन महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 ओनली। अब मूविंग अहेड, यूपीएससी ना हर बार हिल्स के ऊपर, माउंटेन रेंजेस के ऊपर भी सवाल पूछती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक PYQ आया था, ये आज से 3 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हिल्स, कार्डमोम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्टली मैच्ड कौन सा इनमें से सही मैच कौन सा हो रहा है बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 and 4। जो महादेव हिल्स है ना ये सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश, और मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही हैं। बट ऑप्शन नंबर 1 and 2 ये जो हैं ये दोनों गलत हैं। कार्डमोम हिल्स केरला और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में है, कोरोमंडल कोस्ट पे नहीं है। और कैमूर हिल्स जो हैं ये विंध्या रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यूपी और बिहार की तरफ, वहाँ पे है कैमूर हिल्स। अब इस क्वेश्चन से हमें पता लगता है हिल रेंजेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक ये आर्टिकल जो डाउन टू अर्थ पे न्यूज़ में था ना, उड़ीसा की नई स्कीम आई है जो रिवाइव करेगी नेग्लेक्टेड क्रॉप्स को, उसमें कुछ हिल रेंजेस दिए हुए थे। तो मैंने इन हिल रेंजेस के ऊपर एक MCQ फ्रेम किया है।
इफ़ यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी एंड सी गंधमर्दन हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, देवमल्ली हिल्स, नियमगिरी हिल्स, देन विच स्टेट ऑफ द कंट्री यू आर विजिटिंग। अगर आप एक जर्नी पे जा रहे हैं और आप देखते हैं गंधमर्दन की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, देवमल्ली पहाड़ी, नियमगिरी पहाड़ी, तो आप कंट्री के कौन से स्टेट में जा रहे हैं? अगर यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया ऐसे तो बताओ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, उड़ीसा। आप याद रखेंगे इसको, इनको कि ये कहाँ पे हैं। उड़ीसा में हैं ये सारी हिल्स, और इस आर्टिकल के अंदर जो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ ये सारे यहाँ मेंशन है। ये देखिए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, गंधमर्दन हिल्स उड़ीसा, महेंद्रगिरी हिल्स उड़ीसा, देवमल्ली हिल्स उड़ीसा, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, चिलिका लेक उड़ीसा, अनसुपा वेटलैंड उड़ीसा, नियमगिरी एंड नीलगिरी हिल्स उड़ीसा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो देख रहे हैं ना, उनको कन्फ्यूज़न यहाँ आएगा कि सर नीलगिरी हिल्स तो साउथ इंडिया में है। आप बिल्कुल ठीक हैं, नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया में भी हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का जो ट्राई जंक्शन है ना, वहाँ पे हैं जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं। लेकिन एक नीलगिरी हिल्स उड़ीसा के अंदर भी हैं। तो आप याद रखिएगा, नीलगिरी हिल्स भी दो हैं, एक साउथ इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता है, लेकिन नीलगिरी हिल्स की एक रेंज अलग से नाम रखा हुआ है, उड़ीसा के अंदर भी है। ओके, तो आप इन सभी हिल्स की जो ये रेंज हमने देखी है इनको याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। रोड टू जेनेवा, वाई जस्ट ट्रांजिशन मस्ट एंकर द ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। डाउन टू अर्थ पे आर्टिकल था ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी को लेके, तो इसके ऊपर एमसीक्यू पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स। रेजोल्यूशन 5/14 मैंडेट्स टू डेवलप ए लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। जो ये रेजोल्यूशन है, ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए। एंड थर्ड इज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इज फुली ऑपरेशनल नाउ। हाउ मैनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है हमसे, तो बताइए। सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स का, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज से 1-2 साल पहले यूपीएससी ने पूछ लिया था कि क्या इंडिया वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ऐसा करके कुछ। तो ये इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स का मेंबर है इंडिया, याद रखेंगे आप। वेस्ट पिकर जो अलायंस है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके मेंबर हैं हम, इंडिया। और रेजोल्यूशन 5/14 जो है ना, ये ही ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेके आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये रेजोल्यूशन लेके आया 5/14, जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाता है प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए। तो आप याद रखेंगे ये रेजोल्यूशन नंबर भी। पता है 2025 प्रीलिम्स में पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 भी पूछा है प्रीलिम्स में। सो आर्टिकल्स और रेजोल्यूशन याद रखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन में गलती है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है ना, ये अभी तक मतलब इस पे बातें चल रही हैं, ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी तो ये मतलब प्रिपरेटरी स्टेज में ही है। नेशन कंट्रीज़ डाइवर्ज कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब नेशन कंट्री जितने भी नेशन स्टेट्स हैं ना, वो कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के क्लोजेस को लेके। तो ये थर्ड गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थर्ड गलत क्यों है। क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं है, नेशन कंट्रीज़ अभी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो की डिस्प्यूट है ना नेशन कंट्रीज़ में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेके, वो आर्टिकल 10 जो है ना ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का, उसको लेके है, जो बात करता है जस्ट ट्रांजिशन की। जस्ट ट्रांजिशन, अब जस्ट ट्रांजिशन क्या है? जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि कंट्रीज़ ना क्या करें, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें प्लास्टिक का, फेयर तरीके से, इंक्लूसिव और इक्विटेबल तरीके से। यानी कि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इनकी शिकायत ये है कि ना ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को जब ही अडॉप्ट किया जाए, जब प्रोडक्शन लिमिट हटा दी जाए इस पे। ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या कर रही है, कंट्रीज़ के ऊपर प्रोडक्शन लिमिट लगा रही है कि आप इतना ही प्लास्टिक प्रोड्यूस करोगे। तो ये चाइना, सऊदी अरेबिया ये खुश नहीं है इस आर्टिकल 10 से।
तो ये बोलते हैं कि जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। एकदम से आप बोल दोगे कि प्रोडक्शन पे लिमिट लगा दो, वो ठीक नहीं है। आप कंजम्पशन और रिसाइकलिंग की बात कर लो, वो मान जाएंगे हम, रिसाइकिल कर देंगे प्लास्टिक को, कंज्यूम कर देंगे सही तरीके से, बट जो ट्रांजिशन है ना वो जस्ट होना चाहिए। जस्ट ट्रांजिशन मतलब सस्टेनेबल यूज़ करेंगे प्लास्टिक का, फेयर, इंक्लूसिव और इक्विटेबल तरीके से। क्योंकि ये कंट्रीज़ बोलते हैं कि ना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना दुनिया के, उन्होंने तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, अब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हमें रोकना चाह रहे हैं वो प्लास्टिक प्रोड्यूस करने से। तो जो ट्रांजिशन है ये जस्ट होना चाहिए, हमें कुछ रियायतें मिलनी चाहिए, इसलिए अभी तक इस ट्रीटी को अडोप्ट नहीं किया गया है। ये जस्ट ट्रांजिशन को लेके थोड़ा सा चक्कर में है कंट्रीज़, बात नहीं बन पा रही है। आर्टिकल 10 में जिक्र है जस्ट ट्रांजिशन का। मूविंग अहेड, अब आप देखिए वर्ल्ड स्नेक डे था, तो आर्टिकल था एक न्यूज़पेपर में, ऑन वर्ल्ड स्नेक डे हियर इज़ ए पेनफुल फैक्ट, रेस्क्यूअर्स आर टेक्निकली हंटिंग एंड अब्यूजिंग द रेप्टाइल्स। ठीक है, अब सांपों को आप सोशल मीडिया पे बड़ा देखते होंगे, लोग सांपों के साथ खेलते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना आर्टिकल आया, इस पे क्वेश्चन है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी तो इस पे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल स्नेक्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जितने भी स्नेक्स हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्टेड हैं। सेकेंड इज हैंडलिंग द स्नेक स्पीसीज विदाउट परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इज ए पनिशेबल ऑफेंस विद जेल अप टू 7 ईयर्स। अगर आप किसी सांप की प्रजाति को हाथ में पकड़ते हैं बिना परमिशन के, तो इस पे सज़ा 7 साल तक की जेल हो सकती है, ये सज़ा है। बताइए कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है आपको। सो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस MCQ इज़ 2 ओनली। जी हाँ, अगर आप बिना परमिशन के सांप को हाथ में पकड़ते हो तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑल स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, सम आर इन शेड्यूल 2 एंड सम आर नॉट इवन इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स। कुछ स्पीसीज जो है ना स्नेक्स की, ये शेड्यूल 2 में भी हैं, और कुछ स्पीसीज जो हैं वो किसी भी शेड्यूल में नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के में, एंड स्टिल दे इंजॉय प्रोटेक्शन। तो आप याद रखेंगे कि सारे स्नेक्स शेड्यूल 1 में नहीं आते। अब कौन कौन से स्नेक आते हैं शेड्यूल 1 में, किंग कोबरा एंड इंडियन रॉक पाइथन, आप याद रखेंगे, पाइथन मोलेरस और ओफियोफेगस हैना, ये इनके साइंटिफिक नाम है, ये शेड्यूल 1 में आते हैं। तो अगर ऑप्शन आ जाए कि शेड्यूल 1 में कौन सा स्नेक आता है, तो आप याद रखिए किंग कोबरा एंड इंडियन रॉक पाइथन। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एक ये चिंपैंजीज को लेके एक आर्टिकल न्यूज़ में था, इसके बारे में बात करने से पहले हम एक PYQ देखते हैं। ये 2023 में UPSC ने पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। इनमें से कौन सा जानवर एक स्टिक की मदद से एक मतलब पेड़ के अंदर या कहीं लकड़ी में कहीं जो कीड़े होते हैं उनको निकाल लेता है। सो द करेक्ट आंसर इसके लिए था ओरेंग्यूटन। तो इस MCQ से पता चलता है हमें कि जो स्पीसीज़ है ना, वो कौन सी स्पीसीज़ क्या है, उसकी क्या खासियत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है UPSC के लिए पिछले कुछ 3-4 साल से। तो इस आर्टिकल के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड हैव द एबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिंग स्पीकिंग रोल्स वेयर वन पर्सन स्पीक्स एंड द अदर लिसन्स एंड रिस्पॉन्ड्स इन अ वे दैट कीप द एक्सचेंज मूविंग फॉरवर्ड। ये जो नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं ना स्पीसीज़ के, इनमें से कितनों के पास ये एबिलिटी है कि वो ऑल्टरनेटिव तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, यानी पहले आप बोलो फिर मैं आपकी सुनूंगा फिर मैं बोलूँगा, कुछ इस तरीके से। तो बताइए सियामीज फिश, चिंपैंजी या मिरकट, बताइए कौन सा करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज ऑल। ये जो तीनों है ना, चिंपैंजी, सियामीज फिश और मिरकट, ये तीनों के तीनों, इनके अंदर ऐसी एबिलिटी है, ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना तो इस तरीके से करते हैं, पहले दूसरा क्या कह रहा है उसे सुनते हैं, तो पहले वाला बोलता है, फिर पहले वाला चुप हो जाता है, फिर दूसरा वाला बोलता है, यानी ह्यूमन बीइंग्स हम लोग जैसे करते हैं ना, हाँ यार तेरी बात बोल क्या है, ऐसे कम्युनिकेट करते हैं ये। तो आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है हमें इस आर्टिकल से, डाउन टू अर्थ पे था ये आर्टिकल।
अब चिंपैंजी तो सबने देखा ही है, अब सिएमीज फिश और मिरकेट की इमेजेस देख लेते हैं। ये देखिए सिएमीज फिश है ये देखिए ये सिएमीज फिश। एंड नेक्स्ट इज ये मिरकेट, मोंगूज जैसे दिखते हैं, साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं ये साउथ अफ्रीका में। तो आप याद रखेंगे कि मिरकेट और चिंपैंजी एज वेल एज सिएमीज फिश के अंदर एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की प्रॉपर तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो था इसमें बस इतना ही, यही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो पिछले 3 से 4 दिनों में एनवायरनमेंट के ऊपर जो मेरे को मिली है। अब आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।